हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दिव्यराज कुशवाहा, बायोटेक्नोपीडिया वर्ल्ड से। यह एक छोटा सा चैनल है जिसमें पढ़ाई भी और मस्ती भी होंगी। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने एक कॉमन टॉपिक को समझाने की कोशिश की है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लेट्स गेट इनटू दिस। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये शब्द आते ही हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन आती है एंटीबॉडीज की, जो कि सही है। पर आगे जाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इम्यूनो प्लस ग्लोबुलिन्स। इम्यूनो का मतलब है इम्यून और इम्यूनिटी। ग्लोबुलिन्स का मतलब है एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। और इन ग्लोबुलिन्स का नेचर होता है ग्लाइकोप्रोटीन। नेचर के होते हैं ये ग्लोबुलिन्स। ग्लाइकोप्रोटीन वो क्लास ऑफ प्रोटीन्स हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होते हैं, तभी इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स फंक्शन करते हैं एंटीबॉडीज की तरह। एंटीबॉडीज वो प्रोटीन्स या वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और फर्दर रिएक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी इम्यूनाइज हो पाए और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन पाए। इन एंटीबॉडीज को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, एंटीजेनिक बाइंडिंग प्रोटीन्स। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि एंटीबॉडीज बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ और फर्दर रिएक्शन शो करते हैं। ये रिएक्शन रिजल्ट क्या करता है, इंडिविजुअल की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और उसे डिजीज से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। अब तक हमने जो अभी पढ़ा वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं उनके बारे में था। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट कहां होते हैं। इनको गामा ग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स या हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोल दें या एंटीबॉडीज बोल दें, बात एक ही है। ग्लाइकोप्रोटीन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, बी सेल सरफेस पे या फिर सिक्रीट होते हैं प्लाज्मा सेल से, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बी सेल पर होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। मींस कि बी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन्स स्पेसिफिक एंटीजन के आते ही वो प्रोलिफरेट करेंगे और अपनी क्लोन्स को बनाएंगे और प्लाज्मा सेल बनेंगे और फर्दर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। आइए जानते हैं कि ये बी सेल्स कैसे एंटीबॉडीज बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नेव बी सेल की बात करता हूं जो कि बोन मैरो में बनी। नेव है, मैच्योर भी बोन मैरो में हुई, फिर अब उसे प्रोलिफरेट होना है यानी डिवाइड होना है, क्लोन्स बनाने हैं, तो क्या करेगा, वो एंटीजन की प्रेजेंस में आएगा। एंटीजन के प्रेजेंस में आते ही तब वो उस स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी बनाएगा। तभी बोला गया था कि बी सेल्स के ऊपर जो
एंटीबॉडीज होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि बी सेल एंटीजन से मिलता है, फिर वो उनमें रिएक्शन होती है और फिर हेल्पर टी की मदद से बी सेल प्लाज्मा सेल बनता है। और प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज जो कि बी सेल पे होती है वो इंटरेक्ट करती है एंटीजन के साथ, और ये इंटरेक्शन रिजल्ट होता है बी सेल की प्रोलिफरेशन में, यानी डिवीजन में, जो कि एंटीजन स्पेसिफिक होती है। क्योंकि जैसे ही वो एंटीजन बी सेल के रिसेप्टर पे आएगा, बी सेल रिसेप्टर उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएगा। ये बनने के बाद जब प्रोलिफरेशन हो जाता है बी सेल का, बी सेल हेल्पर टी सेल की मदद से फाइनली प्लाज्मा सेल बनता है, या हम प्लाज्मा सेल को एक और नाम से भी बोल सकते हैं, इफेक्टर बी सेल्स। ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज जो कि ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को सर्व करते हैं, विच अल्टीमेटली क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज या एलिमिनेट करते हैं एंटीजन्स को बॉडी के बाहर, बॉडी से बाहर मतलब खत्म कर देते हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन डिस्कवर कैसे हुए? पहला जो एविडेंस आया कि एंटीबॉडी होते हैं सीरम प्रोटीन के फ्रैक्शन में, वो एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया। ये एक्सपेरिमेंट 2 साइंटिस्ट ने दिया था। उनके नाम ये हैं ए टीसेलस एंड ए कैबट। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर पहला क्लासिकल एक्सपेरिमेंट दिया और ये एविडेंस दिया कि एंटीबॉडी सीरम प्रोटीन फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो कैसे? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने एक रैबिट को इम्यूनाइज किया। किससे इम्यूनाइज किया? प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन? ओवा एल्ब्यूमिन। अब ये ओवा एल्ब्यूमिन प्रोटीन रैबिट के लिए एक एंटीजन का काम करता है। तो रैबिट क्या करेगा? रैबिट की बॉडी में क्या होगा? ये एंटीजन जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा रैबिट की बॉडी में, तो रैबिट की बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगी। और उस एंटीबॉडी जो बनी है उसे हमने बाहर निकाला और 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो हमें 2 पोर्शन, या पोर्शन बोल दो या एलिक्योट्स बोल दो, हमें 2 एलिक्योट्स मिले जो कि हमने डिवाइड किया है। पहला एलिक्योट को हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद ये रिवील हुआ कि 4 पीक्स देखने को मिली। पहला एल्ब्यूमिन और 3 ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। और दूसरे एलिक्योट को हमने रिएक्ट कराया ओवा एल्ब्यूमिन से। अब ओवा एल्ब्यूमिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एंटीजन है, और जो रैबिट की बॉडी क्या कर रही है? इम्यूनाइज कर रही है, यानी एंटीबॉडी बना रही है। तो वो रिएक्शन हुई होगी, उस रिएक्शन का रिजल्ट क्या आया? प्रेसिपिटेशन हुआ। तो उस प्रेसिपिटेट को हमने रिमूव कर दिया। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन था उस एलिक्योट का, जो रिएक्ट नहीं हुआ था, उसे फिर से हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए भेज दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये था
जब दोनों एलिक्यूट्स को कंपेयर किया गया तो पहले एलिक्यूट को दूसरे एलिक्यूट से कंपेयर करने पे यह पता चला कि दूसरे एलिक्यूट में जो गामा ग्लोबुलिन पीक था वो कम पाया गया। और वो कम क्यों पाया गया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एंटीजन एंटीबॉडी बनी होंगी, रिएक्शन हुआ होगा तो प्रेसिपिटेट होके हमने इसलिए तो बाहर निकाला था उसे। तो इससे यह साबित हो गया कि गामा ग्लोबुलिन क्या है? वो एंटीबॉडी है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन है। तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो गामा ग्लोबुलिन्स भी बोल सकते हैं हम उनको। यहां पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ और उसका ये ग्राफ है। ब्लू लाइन जो है वो पहली एलिक्यूट है और जो दूसरी लाइन है वो दूसरी एलिक्यूट है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहली एलिक्यूट वो अनरिएक्टिव एंटीसीरा था जो कि ज्यादा था गामा एल्ब्यूमिन में, गामा प्रोटीन। लेकिन दूसरे एलिक्यूट में जैसे कि हम देख सकते हैं उसमें गामा का पीक कम है, यानी वो रिएक्टिव एंटीसीरा है। दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स कि गामा ग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडी है। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।